ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बट हम आज के लेक्चर में सिर्फ जो हम कवर करेंगे ना वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली करेंगे। और इससे पहले जो है हमने पूरा इटली का जो मैप था वो हमने समझ लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले वो लेक्चर होगा, आप वो जो है देख सकते हैं। बिकॉज़ यूनिफिकेशन ऑफ इटली को समझने के लिए आपको प्रॉपर मैप जो है वो आना चाहिए। Okay, so here you can see this is the map of Italy. So number again हम जो है दोबारा थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं. So here this is the kingdom of Sardinia, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो रूल होगा वो किसका होगा, विक्टर इमेन्युअल। किसका रूल होगा, विक्टर इमेन्युअल वन। जो कहाँ से होगा, किस डायनेस्टी से होगा, वो होगा हाउस ऑफ स्वाय। ओके, सो किंगडम ऑफ सार्डिनिया जहाँ पे विक्टर इमेन्युअल वन का रूल है, जो कहाँ से है, हाउस ऑफ स्वाय से है। सो ये जो किंगडम ऑफ सार्डिनिया है ना, किंगडम ऑफ सार्डिनिया इंक्लूडेड द आइलैंड ऑफ सार्डिनिया and the region of Piedmont and in the northern Italy. अब ये है जो पार्ट है ना, that is the northern part of Italy, जिसमें हमारे पास जो है सार्डिनिया भी आ जाता है और पाइडमेंट भी आ जाता है. And after that we have Naples. On the Ferdinand I, House of Bourbon, the Kingdom of Naples, controlled by the southern Italy, including the islands of Sicily. These are the Naples, and this is the Sicily. Okay, so Ferdinand I, and also known as a Ferdinand IV of the Naples, was restored to the throne after the Napoleon's defeat. And after that, we have these purple states, which can be seen in the yellow color. These are the purple states. This is the central part of the Italy. So the purple states were a central Italian region ruled by the Pope and including the city of Rome. So here this is the city of Rome. It is also under the control of Pope. So Pope Pius VII was the ruler and having returned to the power after the Napoleon's downfall. अब ये तो पहले नेपोलियन के पास ही थे ना, जब नेपोलियन का डाउनफॉल हो जाता है तो फिर यहाँ पे पोप का जो है वो राज शुरू हो जाता है. So the papal states covered most of the central Italy and were a significant religious and the political force during the time. अब यहाँ पे क्या था कि जो सेंट्रल इटली का पार्ट था ना वो इन्होंने पपल स्टेट्स ने जो है वो ऑक्यूपाई कर दिया था. एंड आफ्टर दैट वी हैव अदर पार्ट्स व्हिच आर नोन एज मोडेना. एंड आफ्टर दैट ये जो पार्ट्स है ना ये पर्मा मोडेना टस्कनी, ठीक है. एंड उसके बाद हमारे पास है रिपब्लिक ऑफ वेनिस व्हिच कैन बी सीन इन द लाइट पैरेट कलर. It was under the Austrian control, and after that we have Lombardy. So Lombardy was also under the control of Austria. So this is the entire map of Italy. जहाँ पे डिफरेंट जो पावर्स हैं या डिफरेंट जो रूलर्स हैं वो रूल कर रहे थे. सो वी कैन कंक्लूड कि जो इटली की जो टेरिटरीज थी वो बहुत डिवाइडेड थी. And Congress of Vienna failed to unify the Italy. It was divided into a large number of states under different rulers. अब देखिए ना, जो इटली था ना वो बहुत नंबर ऑफ स्टेट्स में डिवाइडेड था. हमने अभी देखा कि भाई नेपल सिसली अलग, पपल स्टेट अलग, पार्डमेंट सार्डिनिया अलग, पर्मा मोडेना टस्कनी अलग, और उनके अंदर थे भी डिफरेंट रूलर्स. लाइक द फर्डिनेंड वन वाज रिस्टोर्ड टू द सिसली एंड द नेपल्स. Pope was restored to the Rome, and the papal state, Parma, Modena, and Tuscany, were given to the members of Habsburg family, and Lombardy and Venetia were annexed to the Austrian Empire. So Sardinia and Genoa were added to the kingdom of Piedmont. So geographical expression by the Metternich. यूं समझ लें कि geographical expression था किसका, इटली का, जिसको बनाया था किसने, मेटरनिक ने. मेटरनिक कौन थे, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे.
सो हेयर हम देखते हैं कि फर्डिनेंड वन, अब जो फर्डिनेंड वन है ना, वो रिएक्शनरी जो है वो रूलर था। और उसने जो है वही हैटर जो पुलिस सिस्टम था रिस्टोर किया था, प्रेस सेंसरशिप जो है वो रिस्टोर की थी, एंड पूरी जो अथॉरिटी दी थी वो क्लर्जी को दी थी। He persecuted liberal public opinion and gave preferences to the royalists and offended the people of Sicily by abolishing the autonomous constitution of that island. अब जैसे मैं हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो ये रीजन थे नेपल्स एंड सिसली, तो वहाँ पे पहले लिबरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन जब फर्डिनेंड वन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है नोबल्स एंड क्लर्जी का, तो वो क्या कर लेते हैं, वो अबॉलिश कर लेते हैं ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन, और वही जो चीज़ें होती हैं वो दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं। अब जहाँ के पपल स्टेट की बात है, आप लोग को पता है कि वहाँ पे पोप का कंट्रोल था, सो करप्ट एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन थी, सोशल एनार्की थी पूरे कंट्री में, एंड टायरनिकल गवर्नमेंट थी मोडेना में जो हैब्सबर्ग फैमिली से थी। अब यहाँ पे क्या था कि जो नेपोलियनिक रिजीम्स थी ना, had infused a new life into Italy and given impulse to union which had been strengthened on a many battlefield. अब देखें ना, नेपोलियन ने तो उनको जो है सबनी को सब स्टेट्स को यूनिफाई किया था ना, तो उनमें एक के लाइफ या एक के मतलब जो सेंस ऑफ यूनिटी है या सेंस ऑफ फ्रीडम है वो आ गया था उनमें। सो रिस्टोर प्रिंसेस फॉलोड a policy of reaction, the nationalist and the democratic ideas began to work among the people. अब जो restored princes थे ना, if you talk about the Ferdinand one or the Ferdinand four or other princes, उन सब ने जो पॉलिसीज फॉलो की थी ना, वो वही पॉलिसीज जो है वो फॉलो की थी। तो इस दरमियान लोगों के हाँ जो है ना नेशनलिस्ट या जो आइडियाज़ होते हैं, डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ होते हैं, वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। Because Napoleon had brought the small principalities under a single administrative unit. अब नेपोलियन ने ना सारी इन प्रिंसिपैलिटीज को मिला के इकट्ठा करके एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के जो है अकॉर्डिंग वो उनको रन किया जाता था। सो थ्रू दिस इटली बिकेम द पार्ट ऑफ फ्रेंच एम्पायर। अब वो इटली वाज अ पार्ट ऑफ फ्रेंच एम्पायर, लेकिन उसका क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंगल यूनिट था जो उन सब टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करता था। सो दे imbibed the ideals of the French revolutions, which promoted like equality, liberty, and fraternity. So the people participation in the political process and the national sentiments of Italian were, अगर हम ना एपिसोड ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना की बात करें कि कांग्रेस ऑफ वियना ने क्या किया था ऐसा कि बाद में हम देखते हैं कि जो इटली के लोग होते हैं वो बड़े नाखुश होते हैं, कैसे कि भाई नेशनल जो सेंटिमेंट्स थी ना इटालियन की वो इग्नोर की गई थी। अब जैसे एक फेमस कोटेशन है कि थ्रू आउट द इटली वन स्ट्रोक ऑफ द पेन हैज इरेज्ड ऑल आवर लिबर्टीज, ऑल आवर फ्रीडम एंड ऑल आवर होप। वन स्ट्रोक ऑफ द पेन, कांग्रेस ऑफ वियना की बात हो रही है कि सिर्फ एक सिग्नेचर ने जो टेरिटरीज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी, उनकी सारी जो लिबर्टीज है, फ्रीडम है, वो ख़त्म कर दी। सो अगेन इटली वाज डिवाइडेड एज इट वाज बिफोर द एनेक्सेशन ऑफ नेपोलियन। अब नेपोलियन से पहले जैसे इटली डिवाइडेड था ना, फिर नेपोलियन ने आके उनको यूनाइट किया था और सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंडर रखा था। लेकिन जब नेपोलियन की डिफीट हो जाती है, सो थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना अगेन इटली को डिवाइड किया जाता है। और हमने देखा उनकी डिवीजन के पार्लियामेंट साइडिनिया को जिनोआ दिया जाता है, पपल स्टेट पोप को दी जाती है, एंड रोम नेपल्स सिसिली जो है फर्डिनेंड को दी जाती है, पमा मोडेना टस्कनी जो है हैब्सबर्ग फैमिली को दी जाती है, लंबार्ड एंड जो वेनेशिया है वो किसको दी जाती है, वो ऑस्ट्रिया को दिए जाती है। लाइक जो पेट्रियोट्स थे वहाँ के, वो क्लेम करते थे कि वी हैव नो फ्लैग, मतलब उन वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थे ना, उनको इससे डिवाइडेड रखा गया था ना। Like no political name, we can't say that we are the Italian, and no race among the European nations. ठीक है, तो ये था जो है ना पूरा थोड़ा-सा ओवरव्यू यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। तो अभी हम जो है एक प्रोसेस जो पूरा है वो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि लाइक पर्सनैलिटीज़ हू पार्टिसिपेटेड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। Like if we talk about the unification of Germany,
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो वहाँ पे हमारे पास माइंड में एक ही नाम आता है, बिस्मार्क का। Lekin, if we talk about the unification of Italy, so there are the three people who played a key role in the unification of Italy. So the number one is Cavour, and number second is Mazzini, and number third is Garibaldi. So you have to remember the name of these three personalities. They are very important and they played a very essential role in the entire process of unification of Italy. सो आपने इन तीनों के नाम याद रखने हैं। इन पे सवाल भी आ चुका है कि व्हाट डू यू थिंक, इन तीनों में से ज़्यादा जो है रोल किसका था? सो जब हम ये टॉपिक्स बंद कर देंगे, मतलब फिनिश कर लेंगे, तो देन यू विल बी एबल टू एनालाइज़ कि किसका ज़्यादा रोल था। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि अभी प्रोसेस शुरू होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, लेकिन हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि हर्डल्स कौन-सी थी? किसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली में? अब भाई नंबर 1 हर्डल्स ये थी कि डिवीजन ऑफ इटली। Okay, so the division of the Italy was one of the major hurdles in the unification of Italy, क्योंकि देखिए ना इटली पूरा डिवाइडेड था, जैसे सजाद ने बताया कि पपल स्टेट किसी के पास थी, तो नॉर्दर्न इटली किसके पास था, तो साउदर्न इटली किसके पास था। तो इन सबको यूनिफाई कराना मुश्किल काम था, क्योंकि ये सारी किसी एक कंट्री के पास नहीं थी ना टेरिटरीज, ना कोई सारी टेरिटरीज जो थी वो एक रूलर के पास थी। तो उनसे जो है वो इवैक्यूएट करवाना या एनेक्स करना, सो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो है आप डिप्लोमेटिकली जो है डील करें, वॉर करें, दूसरे मेजर्स अडॉप्ट करें उनको यूनिफ़ाई कराने के लिए। एंड द सेकंड वन इज द ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो टाइम पीरियड था ना 1815 वाला, जब नेपोलियन की डिफीट हो चुकी है, तो इस टाइम पीरियड में जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था मेटरनिक, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था इन द अफेयर्स ऑफ इंटायर यूरोपियन पॉलिटिक्स। And number third is reactionary rulers. If we talk about the Naples and Sicily, तो आपने देख चुके हैं कि फर्डिनेंड बहुत reactionary ruler था. And the same case is with the Papal state, and the same case is with the Parma, Modena, and the Tuscany. So lack of national awakening, उनमें नेशनल अवेकनिंग ही नहीं थी ना लोगों में, क्योंकि वो एक दूसरे से इतना दूर रहे थे। अलग-अलग कंट्रीज़ के पास टेरिटरीज़ थी, अलग-अलग रूलर थे, अलग-अलग तरीके से उनको जो है वो रूल किया जाता था। एंड दूसरा ये था कि पर्पल स्टेट वो बैरियर था नॉर्दर्न और साउदर्न जो है ना इटली के दरमियान। सो दीज 5 आर द चैलेंजेस। अगर हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें, तो हम देखते हैं कि इन चैलेंजेस को जो है फेस करके कैसे जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ गेरिबाल्दी, जिसको कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ इटली यूनिफिकेशन। स्वॉर्ड वर्ड पे गौर करना है और ये लिखना भी है पेपर में। अब नंबर 1 के मैज़नी, उसने भी रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। पहले तो गेरिबाल्दी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फुल मैज़नी को इन द काज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि दोनों का सेम काज है, मैज़नी का भी एंड गेरिबाल्दी का भी। He supported Mazzini in abolishing the authority of Pope, but French sent troops to rescue the Pope, so Garibaldi lost battle and fled to the America. अब जब एंड में हम एक प्रोसेस देखेंगे ना कि ऑस्ट्रिया के साथ वॉर होगी, वेनेशिया और लंबार्डे जो होगी, लंबार्डे तो नहीं, खैर वेनेशिया हो जाती है, तो वहां से जब वो एनेक्स हो जाएंगी, फिर उसके बाद दूसरी टेरिटरीज करेंगे, जो है वो यूनिफाई करा लेंगे। लेकिन जब पपल स्टेट की बारी आएगी, तो वहां पे ऑब्वियसली पोप था, तो जो मेजनी होगा, जो गेरिबाल्दी होगा, वो मेजनी को सपोर्ट करेगा कि अथॉरिटी जो पोप की है इन द पपल स्टेट उनको अबोलिश करना। लेकिन चूंकि फ्रांस के अच्छे टर्म्स थे विद द पोप, तो ये क्या करेगा, ट्रूप सेंड करेगा, रेस्क्यू करेगा पोप को। तो गेरिबाल्दी जो है फिर अमेरिका चला जाएगा। एंड द सेकंड वन इज ही बिकेम अ मेंबर ऑफ यंग इटली। अब यंग इटली क्या थी, इट वाज ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, गोल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। And the third one is the participation in revolt against the parliament, and the fourth is support to the Count Cavour जो main figure था,
In 1854 he was called by the Cavour to support the unification of Italy. अब जो केवर है ना वो मेन पर्सन है इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि ये लीडर है पार्लियामेंट सार्डिनिया का। तो उसने उसको बुलाया था गेरी बाल्टी को कि आप मेरी जो है वो सपोर्ट करें किसमें, इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। So in 1860, he conquered Sicily in the name of Victor Emmanuel. Victor Emmanuel is the king, is the leader of Parliament Sardinia, and Count Cavour is like the prime minister. So he also captured the Naples in the year of 1816 60, एंड उसने आर्म स्ट्रगल बनाई थी, मतलब एक फोर्स क्रिएट की थी जिसमें रेड शर्ट्स थे, उनको रेड शर्ट्स के जो है वो सिंबल दी गई थी। एंड आफ्टर दैट हम जो है देखते हैं किसका रोल, हम रोल देखते हैं अम, केवर का, चीफ ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। अब नंबर वन उसने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया था ना। अब देखे ना, इसको ना आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहा जाता है। अब इसके पास ना पार्लियामेंट सार्डिनिया था। ये कहता था कि पहले जिस स्टेट ने, जिस कंट्री ने लीड लेना है इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि उसको पहले एक मॉडल स्टेट बनाना जरूरी है, क्योंकि कुछ हो कि वो दूसरी जो इटली की टेरिटरीज है वो आपको देख के आपके तरफ आना चाहें। तो पहले उसने काम क्या किया कि अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया, क्रीमियन वॉर ऑफ 1854 एंड द मिलिट्री सपोर्ट टू द फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब जैसे कि काउंट केवर को अलायंसेस की ज़रूरत थी, तो जब क्रीमियन वॉर होती है रशिया के अगेंस्ट, तो इसने देखा कि फ्रांस को भी सपोर्ट प्रोवाइड की, मिलिट्री सपोर्ट, क्योंकि ये तो आर्मी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और उसके साथ साथ इंग्लैंड को भी की, because he was in search of alliances against the Austria, thus he exploited the war। तो उसने जो है वॉर को एक्सप्लॉइट किया था। और तीसरा ये था कि रेलवे ट्रैक्स भी बनाए थे। रेलवे ट्रैक्स बनाने का मकसद ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाए, और ये कि जैसे इटली की जो टेरिटरीज थी वो डिवाइडेड थी आपस में, तो एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, एक जिसमें जो है मींस ऑफ कनेक्टिविटी हो, कि लोगों में थोड़ी सी जो नेशनल अवेकनिंग है ना वो डेवलप हो जाए। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक्स एंड अबॉलिश द प्रिविलेजेस ऑफ चर्च एंड हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जो है ना पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, तो क्या होता है कि केवर को इनवाइट किया जाता है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। ही फॉरवर्डेड द प्रॉब्लम्स ऑफ इटालियन स्टेट देयर, नेपोलियन थ्री एग्री टू हेल्प द इटली। अब यहाँ पे क्या होता है कि केवर को इनवाइट किया गया था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने, तो उसने देखा कि भाई इतनी बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस है, तो क्यों ना सारे पावर्स जो है वो मौजूद हैं, तो इसका फ़ायदा लिया जाए, एंड जो है इटली के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे पहले तो वो ट्रीटी करता है साइन विद द फ्रांस, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द फ्रांस, जिसमें एक पैक्ट साइन होता है। द नेम ऑफ दैट पैक्ट इज कॉम्पैक्ट ऑफ प्लम्बियर्स। कॉम्पैक्ट ऑफ प्लम्बियर्स, लाइक इसमें ये होगा कि जो नेपोलियन होगा ना वो हेल्प करेगा किसकी, काउंट केवर की, टू ड्राइव द ऑस्ट्रिया फ्रॉम द वेनेशिया एंड लिम्बार्डी। अब आप लोगों को याद होगा कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ इटली, लिम्बार्डी एंड वेनेशिया, जो किसके पास थे, जो ऑस्ट्रिया के पास थे। अब यहाँ पे ना ये ट्रीटी साइन करेगा फ्रांस के साथ, उस ट्रीटी का नाम होगा कॉम्पैक्ट ऑफ प्लम्बियर्स, जिसमें नेपोलियन जो है इसकी हेल्प करेगा ऑस्ट्रिया को भगाने के लिए। ऑस्ट्रिया को कहाँ से, वेनेशिया एंड लम्बार्डी में, बिकॉज दीज द पार्ट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। आगे हम देखते हैं। अब ना हम स्टेजेस देखते हैं कि स्टेजेस कौन सी थी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो Okay, so we are going to discuss the stages in the unification of Italy. तो नंबर वन जो स्टेज होगी ना, ये गौर से सुनिएगा, द राइज ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट साइडिनिया जो मैं आपको कह रही थी कि वो लीड लेगा इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब वहाँ पे विक्टर इमेनुअल होगा जो उसका किंग होगा, एंड केवर होगा जो उसका प्राइम मिनिस्टर। सो दीज टू पर्सन्स प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, so making Parliament the premier state in Italy so that it could take lead in achieving independence and unification of peninsula। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले उनको ना पार्लियामेंट को एक प्रीमियर या मॉडल जो है ना वो स्टेट बनाना था, जैसे वो जो है एक लीड ले सके यूनिफिकेशन की इटली में, या जो है ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली को जो है वो अचीव करने में।
सो यहाँ पे जो काउंट केवर है ना, ये याद रख लीजिएगा कि वो चीफ मिनिस्टर था साइडिन पार्लियामेंट स्टेट का, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। मेन ज्यादा जो रोल था ना वो केवर का था, ठीक है। सो ये पढ़ लिया हमने। हाँ, विक्टर इमेनुअल हु सक्सीडेड हिज फादर इन 1849 एंड द अदर वाज केवर, ठीक है, ये किंग और ये जो है इसका चीफ मिनिस्टर। And the Crimean War 1854 to 1856, Kever saw his opportunity of making foreign alliances in Crimean War, and he persuaded the king to join England and France against the Russia as a means of bringing the Italian question before the great powers. अब यहाँ पे ना क्या होता है कि जब क्रीमियन वॉर होती है तो रशिया के अगेंस्ट, तो केवर ने ना ये अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहा, क्योंकि उसको ना फॉरेन अलायंसेस चाहिए थे केवर को। तो इसने किंग को कहा कि हम इसका पार्ट बनते हैं, हम इंग्लैंड एंड फ्रांस को ज्वाइन करते हैं रशिया के अगेंस्ट। जैसे आगे चल के हम जो इटली का जो क्वेश्चन है ना, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, वो हम आगे जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको हाईलाइट कराएं। सो यहाँ पे क्या होता है कि वो मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और फिर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कंक्लूड हो जाती है क्रीमियन वॉर। सो द पार्लियामेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेट पावर एंड केवर वाज इनवाइटेड टू अटेंड द पीस कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे ना पार्लियामेंट साइटिनिया को भी एक ग्रेट पावर जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में आप लोगों को बताया था कि इसने जो है अपनी मिलिट्री पे काम किया था, अपनी इकोनॉमी पे काम किया था। पार्लियामेंट सार्डिनिया ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था जिसमें रेलवे ट्रैक्स बनाए थे। तो यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि पार्लियामेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है ग्रेट पावर, और उसको इनवाइट किया जाता है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पे ये क्या करता है कि रेज करता है क्वेश्चन ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस, और ऑस्ट्रिया के जो मतलब मूव्स होते हैं ना वो हाईलाइट करते हैं कि हाईलाइटेड ऑस्ट्रिया इज एनिमी ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस, सो द लीडर ऑफ द मूवमेंट फॉर द इटालियन इंडिपेंडेंस। तो इस मूवमेंट इस जो है ना प्लेटफॉर्म पे जो ऑस्ट्रेलिया है उसको बिल्कुल जो है एक्सपोज कर देते हैं केवर एंड जो किंग होते हैं कि ये इटालियन जो लोग हैं उनके साथ ये करें, या जो है ज़बरदस्ती से उनके ऊपर फॉरेन रूल्स लगाए हुए हैं। सो द डी है अलायंस विद द फ्रांस प्लम्बियर्स एग्रीमेंट, जो मैंने आप लोगों को बताया कि नेपोलियन जो होगा वो हेल्प करेगा टू ड्राइव ऑस्ट्रिया फ्रॉम लंबार्डी एंड वेनेशिया, सो इन रिटर्न फ्रांस वुड गेट स्वाई एंड नाइस। अब यहाँ पे ना ये क्या करता है कि जो है उसके साथ पेक्ट करता है, किसके साथ, फ्रांस के साथ। उस पेक्ट का नाम है प्लम्बियर्स एग्रीमेंट। तो इसमें जो है नेपोलियन हेल्प करेगा उसकी ऑस्ट्रिया को निकालने में, लंबार्ड एंड वेनेशिया में, जिसमें फ्रांस को भी रिजल्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उसको देंगे स्वाई एंड नाइस, वो बाद में इसी से वापस ले लेंगे। सो टू to antagonize the Austria, Kever deployed the troops and Lombardy Austria declared war। अब ये डायरेक्ट तो वॉर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ना पहले जो है एंटागोनाइज करना चाहा ऑस्ट्रिया को, तो ये क्या कर लेते हैं, ट्रूप्स डिप्लॉय कर लेते हैं लंबार्डिक में, तो ऑस्ट्रिया जो है वो डिक्लेयर कर लेता है वॉर। ओके, सो नंबर वन इज वॉर विथ ऑस्ट्रिया, जो होती है 1859 में। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट नेपोलियन आल्सो हेल्प केवर। अब जैसे वो जो प्लम्बियर्स एग्रीमेंट हुई थी कि उसमें जो नेपोलियन होगा वो हेल्प करेगा केवर की, तो वही होता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो नेपोलियन है वो हेल्प करता है केवर की, और जो प्रूशिया होती है वो भी साइलेंट होते हैं, एंड यूके भी जो है वो साइलेंट होते हैं। इसी तरीके से जो लंबार्डी होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है साइटिनिया ने। अब यहाँ पे दोबारा से मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि लंबार्डी जो है इट इज़ द टेरिटरी ऑफ इटली, जो ऑस्ट्रिया के पास है, और दूसरी कौन सी है, वेनेशिया है। तो यहाँ पे अभी जो है ना इन्होंने वापस ली है कौन सी, लंबार्डी। तो लंबार्डी जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं साइडिनिया वाले। व्हेन इट अपीयर्ड दैट ऑस्ट्रिया वुड लूज वेनेशिया, नेपोलियन हाल्टेड सडनली। अब जब नेपोलियन ने देखा कि ऑस्ट्रिया ने ऑलरेडी जो है लंबार्डी लूज कर दिया है, और अब जो है वेनेशिया भी लूज करने वाला है, तो बीच में जो नेपोलियन है ना वो भाग जाता है। तो वो वहीं पे रह जाता है। जो वेनेशिया है वो दे कुड नॉट ऑक्यूपाई द वेनेशिया, बट जो लंबार्डी है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं।
अब दूसरा था कि मर्जिंग मोडेना इन टस्कनी। अब यहाँ पे क्या था कि ऑस्ट्रिया की डिफीट हो चुकी थी और उसमें ऑस्ट्रियन रूलर थे ना, वो हैब्सबर्ग फैमिली वाले। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग थे वो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया की डिफीट हो चुकी थी किस में, वॉर विद द पार्डमेन साइटिनिया। सो आफ्टर द डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया, अब रिवोल्ट शुरू हो जाता है स्टेट्स में। अब जैसे कि यूके सपोर्ट करता था, तो यूके ने प्लेबिसाइड को सपोर्ट किया और जो ये स्टेट्स थी वो आ गई उनके पास, साइडिनिया के पास। खुद ही इतनी कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। एंड द थर्ड इज सिसली एंड नेपल्स, जो किसके पास थे, बार्बन डायनेस्टी के पास थी। सो नाउ केवर हैड टू एनेक्स वेनेशिया, नंबर वन जो ऑस्ट्रिया के पास है, जो रह गई रोम, and the kingdom of two Sicilies and the central state जो पोप के साथ है। He could afford to ignore the Venetia for the time being, as it was not feasible to wage another war with the Austria। ठीक है, केवर कहता है कि वेनेशिया को फिलहाल हम रहने देते हैं, क्योंकि फिजिबल हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि ऑलरेडी वी हैव फॉट अ वॉर विद द ऑस्ट्रिया के एट अ टाइम हम दूसरी भी वॉर वेज करें। सो इट्स नॉट अ फिजिबल ऑप्शन फॉर अस। सो हम फिलहाल इसको फॉरगेट कर देते हैं। So he took advantage of grave political discontent against the reactionary Bourbon king of the two Sicily। हम देखे कंसर्ट ऑफ यूरोप से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई नेपल्स में रिवोल्ट हो रहा है, नेपल्स में रिवोल्ट हो रहा है, और जो बार्बन मोनार्क है फर्डिनेंड, वो बड़ा रिएक्शनरी है, उसने लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट कर दिया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल डिसकंटेंट था, तो उसका फायदा उठाते हैं ये लोग। एंड गेरिबाल्दी पार्ट इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ किंगडम ऑफ टू सिसली। सो वो जो है एक फोर्स ऑर्गेनाइज करता है रेड शर्ट्स के नाम से, जिसमें 3000 वॉलंटियर्स होते हैं। एंड दे ऑल ज्वाइंड द यंग इटली, जो हम शुरू में पढ़ रहे थे कि एक पार्टी थी जिसका मेन मकसद था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो Parliament was officially at peace with the Bourbon विद द बार्बन किंग। अब जो पार्लियामेंट है ना, जो पार्लियामेंट सार्डिनिया, मतलब जो इटली की यूनिफिकेशन में एक मेजर रोल प्ले कर रही है, वो ऑफिशियली पीस में थे ना विद द बार्बन किंग। तो वो ओपनली इसको नहीं कर सकते थे इंटागोनाइज। सो केवर कहता था कि कुड नॉट ओपनली एक्सटेंड हेल्प टू गेरिबाल्दी। तो उसने डिनाउंस कर दिया था कि हम जो है गेरिबाल्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सीक्रेटली उसको सपोर्ट करते रहते थे। So Pope was getting ready to intervene on the behalf of king in the Naples, and there was a political unrest in the papal state। अब उसकी जो papal state थी ना, जो central state थी, जो किसके पास थी, पोप के पास थी। अब ऑलरेडी उनमें इतना जो है political chaos था, लेकिन वो इग्नोर करके हेल्प प्रोवाइड करते हैं किसको, नेपल्स को। So Kever asked the Pope to disarm his foreign levies. When he declined to do so, he persuaded King Victor Emmanuel to invade the papal state। 1860 the papal army was defeated। अब वो देखे ना, अपने घर पे फोकस नहीं कर रहे थे, वो दूसरी की वॉर में इंटरवीन करने के लिए रेडी हो रहे थे। तो यहाँ से जो है वो खेवर जो है विक्टर इमेनुअल को कॉन्फिडेंस में लेके फिर इनको भी वो हरा देते हैं पपल आर्मी को। सो बट यहाँ पे क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली इट वाज वेरी सैड कि काउंट केवर की डेथ हो जाती है इन द ईयर ऑफ 1861। ही ऑलमोस्ट अकम्प्लिश द टास्क ऑफ यूनिफाइंग इटली। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट इसने जो है ना टास्क जो थी इटली यूनिफिकेशन की वो अकॉम्प्लिश की थी। वो कैसे अकॉम्प्लिश की थी, क्योंकि हमने देखा नंबर वन जो लंबार्डे था वो भी आ गया इटली के पास, एंड नंबर सेकंड जो है परमा मोडना टस्कनी वो भी आ गई, नंबर थ्री जो है पपल स्टेट भी आ गई, अब नंबर फोर जो है ये नेपल्स भी। तो ऑलमोस्ट जो है ना वो हो गई थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लेकिन उसको कंप्लीट जो होती है यूनिफिकेशन ऑफ इटली वो बेचारा नहीं देख सका था। एंड देन द एनेक्सेशन ऑफ वेनेशिया। अब आप लोगों को पता हो कि जो वेनेशिया थी वो किसके पास थी, वेनेशिया है ऑस्ट्रिया के पास। जो फर्स्ट वॉर हुई थी ऑस्ट्रिया के साथ, उसमें ये वेनेशिया को ऑक्यूपाई नहीं कर सके थे, उन्होंने सिर्फ लंबार्डे को ऑक्यूपाई किया था। सो अब ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर होती है, मतलब ऑस्ट्रिया प्लस प्रूशिया की वॉर, ठीक है। तो आपको ना पूरी वॉर में प्रूशिया साइलेंट नजर आता होगा। प्रूशिया ने कभी भी इंटरवीन नहीं किया था, क्योंकि वो भी अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री एंड अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो डेवलप करने में बिजी थे। सो हॉलिस्टेन एंड स्किल बेक्स
Bismarck, the Prussian chancellor, was determined to oust Austria from the German Confederation to unify the Germany under the leadership of Prussia. तो इन दो टेरिटरीज का नाम सुन के आप परेशान नहीं हो जाना कि होलिस्टीन एंड स्किल्विक, एक्चुअली दीज आर तो नॉट द टेरिटरीज ऑफ द इटली, ये जर्मनी की है। वो जर्मनी आज हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन ऑस्ट्रिया के पास भी जर्मनी की ये टेरिटरीज थी, तो यहाँ पे मतलब एक तीर से दो शिकार होंगे। So it strengthened the army and it was ready to strike at France and Austria, the two enemies of the Germany. So Austria mobilized her forces and a war was certain. But before the war, Bismarck made treaty of alliance with Italy. अब यहाँ पे ना ऑस्ट्रिया को एक सेंस आ गया था कि भाई दे आर गोइंग टू वेज अ वॉर विथ अस। तो ऑस्ट्रिया जो वो मोबिलाइज करता है अपनी लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो जो बिस्मार्क है वो कहता है कि मैं इटली के साथ पेक्ट करता हूँ। अब भला बताएं कि इटली के साथ क्यों पेक्ट कर रहा है, क्योंकि इटली वॉज नॉट दैट पावरफुल कंट्री कि उसके साथ पेक्ट किया जाए। क्यों पेक्ट करता है इटली के साथ, कौन बताएगा? शाबाश। देखिए ना, इटली के साथ इसलिए पेक्ट करना चाह रहा था क्योंकि इसको पता था कि इटली का जो पार्ट है ना वेनेशिया, वो किसके पास है? वो ऑस्ट्रिया के पास है। तो ये ऑस्ट्रिया के साथ ही वॉर कर रहा था अपनी जो है टेरिटरीज लेने के लिए। तो इसने कहा कि इटली के साथ पैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट है, इटली को भी अपनी टेरिटरी चाहिए, कौन सी? वेनेशिया। सो इन वॉर विद द ऑस्ट्रिया, इटली वुड कम टू रेस्क्यू द पर्शिया एंड इटली वुड बी अवॉर्डेड विद द वेनेशिया। तो इस एस्पेक्ट में ये होगा कि जब वॉर होगी ना प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया की, तो उसमें क्या होगा, इटली भी आएगा टू रेस्क्यू द प्रूशिया और रिटर्न में इटली को क्या मिलेगा? वेनेशिया। क्योंकि ये तो इटली के लिए एक जो है फायदे वाली बात थी ना कि उसको जो है वो अपनी टेरिटरी मिल रही थी। सो नंबर 1, द बैटल ऑफ सिडोआ। अब ये बैटल्स के ना नाम है, बैटल ऑफ सिडोआ, ऑस्ट्रिया प्रूशिया वार, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की वार। अब ये कॉन्फ्लिक्ट था ऑस्ट्रिया प्रूशिया वार जो जुलाई 3 1866 में हुआ था, जिसमें विक्ट्री होती है प्रूशिया की ओवर द ऑस्ट्रियन एम्पायर। एंड उस विक्ट्री में जो है द विक्ट्री एट दिस वाज एसेंशियली एंडेड द ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, खत्म हो जाती है एंड ऑस्ट्रिया की डिफीट हो जाती है। सब देखे ना जो है वाइडमन साइडिनिया के टाइम भी ऑस्ट्रिया की डिफीट हुई थी, अभी ऑस्ट्रिया की डिफीट हो रही है। और पहले ऑस्ट्रिया जो है वो कितना डोमिनेट कर रहा था इन यूरोपियन पॉलिटिक्स। सो द कॉन्फ्लिक्ट कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ प्रग इन द अगस्त। अब उसमें क्या होता है कि प्रूशिया इमर्ज्ड एज एन डोमिनेंट जर्मन पावर एंड द वॉर लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। सो ऑस्ट्रिया वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द न्यू नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन। अब जो ऑस्ट्रिया था वो कंप्लीटली जो है वो एक्सक्लूड किया गया था फ्रॉम द जर्मन कॉन्फेडरेशन एज वेल एज फ्रॉम द इटालियन पेनिनसुला। क्योंकि इटालियन में तो लंबार्ड लिया गया था ना, अब तो वेनेशिया भी लिया गया। सो which was formed under the Prussian leadership and later paved the way for the unification of Germany in the 1871। अब उस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जो होगा, ज्यादा जो रोल होगा वो बिस्मार्क का होगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जिसमें हम बिस्मार्क का भी रोल पढ़ेंगे, बिस्मार्क की पॉलिसीज भी पढ़ेंगे एंड अगेन वी विल बी डिस्कसिंग द बैटल ऑफ सिडोआ। अभी शॉर्ट में हमने इसलिए पढ़ी, बस ये था कि इस बैटल के थ्रू जो है वेनेशिया मिल गया था, किसको? इटली को मिल गया था, क्योंकि इटली ने पैक्ट किया था, किसके साथ पैक्ट किया था? प्रूशिया के साथ पैक्ट किया था। लेकिन हम इसको दोबारा से बैटल को डिस्कस करेंगे इन another lecture. So thank you so much.